इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी के आज के इस विशेष आयोजन में समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी राज्य मंत्री चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, निदेशक एसजीपीजीआई प्रोफेसर आर.के. धीमन जी, एसएनकॉन के अध्यक्ष प्रोफेसर हरवीर सिंह कोहली जी, अध्यक्ष लखनऊ चैप्टर प्रोफेसर अमित गुप्ता जी, संयोजक प्रोफेसर अनुपमा कौल जी, सचिव इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी डॉक्टर श्याम बिहारी बंसल जी, और इस पूरी कॉन्फ्रेंस के जो आयोजन सचिव हैं एसजीपीजीआई के प्रोफेसर एंड हेड प्रोफेसर नारायण प्रसाद जी, उत्तर प्रदेश सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री अमित घोष जी, देश के कोने कोने से और दुनिया से भी विभिन्न देशों से यहां पर उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ नेफ्रोलॉजिस्ट और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित हो रही है, आप सबका उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से हृदय से मैं स्वागत करता हूं। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। कॉन्फ्रेंस की उपस्थिति और आप सबकी कॉन्फ्रेंस में आपकी उपस्थिति इस बात का एहसास करा रही है कि वास्तव में एक कोई उत्सव हो रहा है, और उत्सव भी किस रूप में। मुझे याद है जब प्रोफेसर नारायण प्रसाद जी ने मुझसे इस बारे में बहुत पहले आग्रह किया था कि हम एक आयोजन करना चाहते हैं कि इसके उद्घाटन सत्र में आप रहें, तो मैंने कहा कॉन्फ्रेंस तो होनी चाहिए और अच्छा होगा, गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट मिलेगा। मैं भी अपने बारे में कुछ बता नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरी पूरा प्रयास होगा। साथ में एसजीपीजीआई के डायरेक्टर प्रोफेसर धीमन भी प्रोफेसर नारायण प्रसाद जी के साथ में आए, उन्होंने भी मुझे इस बारे में एक कहा था। मेरे सामने समस्या थी कि मुझे 18 से 23 के बीच में जापान में एक कार्यक्रम में रहना था, और जापान और सिंगापुर के उस कार्यक्रम के कारण मेरे लिए कठिन हो रहा था। तो फिर मैंने कहा कि चलो ये करते हैं कि मुझे कॉन्फ्रेंस के कार्यक्रम में उद्घाटन सत्र में रहने का अवसर मिले, इसके लिए मैं असेंबली का अपना सेशन बुला लेता हूं इस दौरान। दूसरा, इस वर्ष का जो लोग आशंका व्यक्त कर रहे थे ना कि इस वर्ष सर्दी ज्यादा पड़ेगी, तो आपके कारण वह सर्दी भी अलग अलग क्षेत्रों से आप आए होंगे, तो जो उत्तर भारत के अलग अलग क्षेत्रों से आएंगे तो उनके लिए कठिनाई नहीं होगी, लेकिन जो दक्षिण भारत की ओर से आए होंगे, इतनी सर्दी हमेशा नहीं पड़ती है यहां पे।
लेकिन वर्तमान में कल परसों से ये हलचल बढ़ी है और मुझे लगता है पूरे कॉन्फ्रेंस के दौरान यहां पर आपको यहां की उत्तर भारत की सर्दी को भी झेलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन आपकी उपस्थिति उत्तर प्रदेश में हुई है और आप लोग देश भर से आए हैं, इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, यह अत्यंत महत्वपूर्ण हम सब के लिए है। देश के अलग अलग कोने से भी आप लोग आए हैं, क्योंकि मुझे जो बताया गया कि यहां पे अब तक 1700 से अधिक डेलीगेट्स अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। इसमें 600 से अधिक राष्ट्रीय स्तर के और लगभग 40 के आसपास ऐसे हैं जो इंटरनेशनल फैकल्टी के रूप में, जो यूएस में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में और एशिया के अलग अलग क्षेत्रों में जो लोग वहां पर कार्य कर रहे हैं, उन सब की उपस्थिति इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में नेफ्रोलॉजी से जुड़ी हुई जो एक महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस है, इस कॉन्फ्रेंस में हो रही है। मैं इस सब के लिए आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मुझे लगता है कि एसजीपीजीआई की अब तक की हुई किसी भी कॉन्फ्रेंस में सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी कॉन्फ्रेंस में से ये अपने आप में नेफ्रोलॉजी से जुड़ी हुई इस कॉन्फ्रेंस को हम मान सकते हैं। आप लखनऊ में आए हैं, स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश की राजधानी है और लगभग 75 लाख की आबादी इस जनपद में निवास करती है। उत्तर प्रदेश भारत की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है। इस पूरे राज्य में, जिसको आप भारत की आत्मा के रूप में भी मान सकते हैं, वह सब कुछ आपको भारत के अंदर देखने को उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा जो आप भारत के अंदर देखना चाहते हैं। यहां पे दुनिया की सबसे बड़ी गैदरिंग महाकुंभ के रूप में आपने प्रयागराज का सुना होगा, जहां के बारे में मान्यता है कि गंगा, यमुना, ये दोनों तो हम अपनी भौतिक दृष्टि से देखते हैं, लेकिन मां सरस्वती भी अदृश्य रूप से वहां पे त्रिवेणी में मिलती है। और इसी वर्ष के प्रारंभ में हमें महाकुंभ प्रयागराज के आयोजन का अवसर प्राप्त हुआ था। इस सदी की सबसे बड़ी गैदरिंग थी, जिसमें 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु उस आयोजन में सहभागी बने थे। वह भी उत्तर प्रदेश के अंदर ही प्रयागराज में स्थित है। काशी, जो भारत की आध्यात्मिक राजधानी है, वह भी उत्तर प्रदेश में है। और बाबा विश्वनाथ के पवित्र धाम के माध्यम से आज प्रधानमंत्री मोदी जी उत्तर प्रदेश में देश की संसद में उसी वाराणसी यानी काशी से प्रतिनिधित्व करते हैं। मेरे सहयोगियों ने आपको अभी बताया है कि अयोध्या में 500 वर्षों के इंतजार को समाप्त करते हुए अब प्रभु श्री राम लला का भव्य मंदिर बन गया है। रामलला वहां विराजमान हो गए हैं। अयोध्या दुनिया की पहली सोलर सिटी भी बन गई है। वहां पे सभी प्रकार की सुविधाएं आज आपको देखने को मिलेंगी और एक बहुत अच्छी सिटी के रूप में अयोध्या एक बार फिर से उभर करके सामने आई है। वो हमें त्रेता युग की याद को फिर से स्मरण करा देती है। जो हम अपने पौराणिक ग्रंथों में रामायण आदि के बारे में जब हम पढ़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं, तो वह सब कुछ दृश्य आज अयोध्या में आपको देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में ही भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्मभूमि और लीला भूमि, मथुरा भी है, वृंदावन भी है, बरसाना भी है, गोकुल भी है, गोवर्धन भी है, ये सभी इसी उत्तर प्रदेश में है। लखनऊ के बगल में ही अगर आप देखेंगे, भारत का जितना पौराणिक ज्ञान है, जितने पुराण हैं, इन सब की रचना यही नैमिषारण्य में हुई है। आपके लखनऊ से
70 किलोमीटर की दूरी पर है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का पहला वाचन 5000 वर्ष पहले सुखदेव जी ने सुनाया था और उत्तर प्रदेश की धरती में सुनाई थी। वह है सुख तीर्थ, हमारे मुजफ्फरनगर जनपद में। आज भी वह क्षेत्र है और वहां पर ये सभी कार्यक्रम आज भी अनवरत रूप से, किसी भी भागवतकार को तभी कथा व्यास के रूप में मान्यता मिलती है जब वो अपनी कथा को वहां लोगों को सुनाता है। विदुर कुटी भी है, हस्तिनापुर भी यही है। 5000 साल पहले जिस हस्तिनापुर ने महाभारत का युद्ध करवा दिया था, वह भी इसी उत्तर प्रदेश में है। अब महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए, भगवान बुद्ध से जुड़े हुए दुनिया के सबसे अधिक तीर्थ स्थल भी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में भगवान बुद्ध का जो राज्य था वह कपिलवस्तु उत्तर प्रदेश में ही है। भगवान बुद्ध ने पहला ज्ञान दिया था सारनाथ, वह हमारे वाराणसी में है। भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक चातुर्मास जहां व्यतीत किए थे वह श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में है। और भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम यात्रा यानी महापरिनिर्वाण जहां लिया था वो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। भगवान बुद्ध से जुड़े हुए स्थल सनकिसा, कौशांबी, ये सभी उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। जैन परंपरा से जुड़े हुए अनेक तीर्थ स्थल, यानी 4 जैन तीर्थंकर तो अयोध्या में पैदा हुए, भगवान ऋषभ देव से लेकर के आगे की परंपरा में 4 तीर्थंकर वाराणसी में पैदा हुए। एक जैन तीर्थंकर श्रावस्ती में पैदा हुए और 14वें यानी 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का महापरिनिर्वाण उत्तर प्रदेश के अंदर ही पावागढ़ में हुआ था, जो कुशीनगर जनपद में पड़ता है। अनेक संतों, ऋषि मुनियों की भूमि ये है। और यह वर्ष सिख परंपरा के 9वें गुरु तेग बहादुर जी महाराज की 350वीं शहीदी दिवस का वर्ष भी है। लखनऊ में वह गुरुद्वारा है जहां गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जब पटना साहिब में उनका जन्म हुआ था, उसके बाद जब उनको लेकर के वे जा रहे थे तो लखनऊ गुरुद्वारा में रुके थे। वह स्थल भी लखनऊ में मौजूद है, इसी लखनऊ में मौजूद है। देश के प्रथम स्वतंत्र समर की भूमि उत्तर प्रदेश रही है। मंगल पांडे बलिया के रहने वाले हैं। प्रथम स्वतंत्र समर में मेरठ धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में ब्रिटिश हुकूमत की जड़ों को हिलाने के लिए वहां पर उन्होंने उस लड़ाई को नेतृत्व दिया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने झांसी के से लड़ाई लड़ी थी और अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। 1857 में मात्र 23 वर्ष की उम्र में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई उस लड़ाई को लड़ रही थी। यह भी 1857 के प्रथम स्वतंत्र समर की गाथा को उन्होंने झांसी के मैदान में अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने के काम किए थे। भारत की स्वाधीनता आंदोलन में अनेक ऐसे अवसर भी उत्तर प्रदेश के अंदर मिलते हैं जब पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खजाने को लूट करके इसी काकोरी में ट्रेन एक्शन की घटना को अंजाम दिया था। चोरी चोरा की ऐतिहासिक घटना भी गोरखपुर में हुई थी। ये सभी देश की आजादी से जुड़े हुए हर महत्वपूर्ण या देश के हर महत्वपूर्ण पड़ाव का स्थल उत्तर प्रदेश रहा है। और उस उत्तर प्रदेश के लिए
इतनी बड़ी आबादी के सामने इस सभी प्रकार की उसका समग्र विकास हो, इन सुविधाओं से वह संपन्न हो, इन सब के लिए एक सामूहिक प्रयास, एक केवल सरकार के द्वारा नहीं कि स्तर पर नहीं, बल्कि हम सब के सामूहिक प्रयास से ही वह चीजें आगे बढ़ सकती हैं। और उसी प्रयास की दृष्टि से इस प्रकार की कॉन्फ्रेंसेस हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मील के पत्थर साबित होते हैं। मैं इस अवसर पर सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगा यहां पे इन महानुभावों के द्वारा जो मंच पर बैठे हैं, लेकिन उन्होंने अपने गुरुजनों के प्रति पूरा शिष्टाचार और सम्मान प्रस्तुत करने का कार्य किया। मैं देख रहा था जब पीजीआई चंडीगढ़ के प्रोफेसर हरबीर सिंह कोहली वो खड़े रहे, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा सरदार जी थोड़ा बैठ जाइए। कहे आप इसका भाई सरदार है तो सरदार और शिष्टाचार, तो मैंने कहा मेरे गुरुजी हैं गुप्ता जी, मैं कैसे बैठ सकता हूं। ये है प्रोफेसर धीमन खड़े हुए तो उन्होंने सबसे पहले अपने गुरु को याद किया। हमारा यही संस्कार हमारी प्रगति का और विपरीत परिस्थितियों में चुनौतियों से जूझने की ताकत होती है। विरासत के प्रति सम्मान का भाव यही हमारे विकास का आधार बनता है, हमारी नींव को मजबूत बनाता है। और मैं इसके लिए खासतौर पर 35 वर्ष के बाद प्रोफेसर हरबीर सिंह कोहली वापस अपनी मातृ संस्था में आकर के, जिस संस्था के वे अध्यक्ष हैं, उस संस्था के इस नेशनल कॉन्फ्रेंस में आज वे स्वयं आकर के उन्होंने अपनी मातृ संस्था को भी देखा, उसकी प्रोग्रेस को भी देखा। सचमुच उनको, क्योंकि जब भी प्रारंभ हुआ होगा फर्स्ट बैच था, स्वाभाविक रूप से संसाधन नहीं रहे होंगे, साधन नहीं रहे होंगे, और पहले सरकारों के विजन का भी आधार नहीं था, लोग मानते भी नहीं थे। सरकारें पहले इसको फिजूल खर्ची मानती थी, पैसा नहीं देती थी। मैं भौचक था जब आकर के देखता था उत्तर प्रदेश के अंदर, यानी हमारे आने के पहले उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट के स्तर पर 1947 से लेकर के 2017 तक केवल 17 मेडिकल कॉलेज बन पाए थे। 25 करोड़ की आबादी में 17 मेडिकल कॉलेज। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की स्थिति बड़ी खराब थी, बहुत ही खराब थी। पहले वहां पे ओपीडी शुल्क 5 रुपया लिया जाता था 1993, 94, 95 तक। एक गवर्नमेंट आई, उसने कहा माफ कर देंगे, और माफ किया, लेकिन उसके बदले पैसा नहीं दिया। वे आप कम से कम वहां के सामान्य डे टू डे के जो खर्चे होते थे, साफ सफाई के लिए, बेडशीट के लिए, मरम्मत के लिए, इस पैसे का वो लोग उपयोग कर लेते थे। पैसा भी नहीं दिया। परिणाम क्या था? एक अराजकता, गंदगी, बहुत ही वैसी स्थिति, अस्त व्यस्त स्थिति थी। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 75 जनपद हैं, 18 हमारे डिविजनल हेडक्वार्टर हैं, 350 तहसीलें हैं, 825 हमारे पास ब्लॉक हैं, 762 हमारे पास अर्बन बॉडीज हैं, 17 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, और इसमें केवल 17 मेडिकल कॉलेज। कैसे इतने बड़े प्रदेश को स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा मिलती? दूर की कौड़ी थी। लेकिन हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के भी, और उत्तर प्रदेश की हमारी टीम और यहां के चिकित्सकों ने जो हमें इसके बारे में पूरा सहयोग किया, सपोर्ट किया। आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश के पास, हमारे पास 80 मेडिकल कॉलेज हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज भी बनाया है। और जो अभी हमारे डिप्टी सीएम बता रहे थे कि हमने हब एंड स्पॉक मॉडल पर हमने उसका सबसे बेहतरीन उपयोग किया था, जब
कोरोना कालखंड था। हमारे पास उस समय इतने योग्य चिकित्सक नहीं थे, एनेस्थेटिक नहीं थे, क्रिटिकल केयर के लिए वहां पर आईसीयू को संभालने वाले लोग नहीं थे। हमने कुछ मास्टर ट्रेनर यहां तैयार भी करवाए, उनकी ट्रेनिंग करवाई है CPGI, KGMU, RML में, लेकिन हमने गवर्नमेंट के लिए एडवाइजरी बोर्ड के रूप में कमेटी प्रोफेसर धीमन के नेतृत्व में बनाई थी, और उस समय हम लोगों ने व्यवस्था बनाई थी कि लोग हमें सजेस्ट करें क्या हमें करना है। और उस समय हमने वर्चुअल आईसीयू प्रारंभ किया था। वर्चुअल आईसीयू, तीनों संस्थान अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में अलग अलग जिलों को इन्होंने जोड़ा, और मैं देखता था 1 घंटा इस समय देते थे और पूछते थे क्या समस्या है, पेशेंट की कोई समस्या है, और अगर कहीं पे कोई दिक्कत आ रही थी तो यहाँ की टीम वहां जाके वर्चुअल, वहां फिजिकली जाकर के उस समस्या का समाधान भी करती थी। टेली कंसल्टेशन कैसे होना चाहिए, कैसे हम टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं, ये बातें हम लोगों ने वहां पर उस समय देखी थी। आज उत्तर प्रदेश के अंदर इसको हमने तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। दूसरा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में आपने देखा होगा हमारे पास आयुष्मान भारत के 5.5 करोड़ तो गोल्डन कार्ड है जो हम लोगों ने गरीबों को दे रखे हैं। मैं अपने सीएम रिलीफ फंड से, आप अनुमान करेंगे, सीएम रिलीफ फंड से उत्तर प्रदेश का कोई भी व्यक्ति अगर आता है, डॉक्टर कोई अच्छे इंपैनल्ड हॉस्पिटल से अप्रूव करा के भेजा हुआ है, मैंने अकेले 1 वर्ष में अब तक 1300 करोड़ रुपए केवल गरीबों के उपचार के लिए करवाया है। तो आता है, उसकी जरूरत है, उसको मिलना चाहिए, स्वास्थ्य पर उसका अधिकार होना चाहिए, हर व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए। ये सभी प्रकार की सुविधाएं हर जिले के अंदर, क्योंकि मुझे लगता है कि SGPGI बनने के बाद, प्रारंभिक दिनों की बात छोड़ दें, शेष उसके बाद SGPGI जैसे संस्थान उपेक्षित से हो गए थे। हम लोगों ने पिछले 8 वर्षों में यहां बुलाया, यहाँ पहले प्रोफेसर कपूर थे, उसके बाद प्रोफेसर धीमन आए, प्रोफेसर धीमन वर्तमान में कार्यरत हैं। हम लोगों ने कहा जो भी चाहिए अपना प्लान बना के पहले भेज दिया करिए, और जितना पैसा मांगा, हम पैसा देते हुए थकते नहीं, भले ये पैसा लेते हुए थक जाए। गवर्नमेंट के स्तर पर कमी नहीं है, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं, देश का टॉप के 3 राज्य हैं जो रेवेन्यू सरप्लस स्टेट हैं, उनमें से यूपी एक। आज से पहले बीमारी थी तो प्रदेश भी बीमार हो गया था, पैसा भी नहीं था। हमने मेहनत की, टीम वर्क से कार्य खड़ा किया, आज परिणाम है उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। हमें कहीं से कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हर संस्था को, हर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर को, सुरक्षा का एक बेहतर माहौल भी दिया। 17 के पहले तो यहाँ पे, आज मैं वही बोलता हूं, हमने 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण की। सुरक्षा के लिए हमने बेहतर माहौल दिया। जो पहले ही यूपी बदनाम होता था 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया के कारण, आज वो समाप्त है। आज माफिया मुक्त हो गया यूपी, गंगा मुक्त हो गया यूपी, गुंडा मुक्त हो गया है यूपी। अब यूपी में ऐसा कुछ नहीं होता। आज यूपी में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज है, यूपी में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है। हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी यूनिक प्रोडक्ट है, और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की स्कीम आप देखते होंगे, प्रधानमंत्री जी दुनिया के अंदर कहीं जाते हैं तो वह अपने उस परंपरागत उद्यमी के द्वारा, हमारे कारीगरों के द्वारा जो भी प्रोडक्ट बनाई जाती है, उस प्रोडक्ट को ही उन्हें गिफ्ट के रूप में दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों को उपलब्ध करवाते हैं। कितने बड़े पैमाने पे आप देखते होंगे। आज के दिन पे
यानी हम अकेले यूपी से एमएसएमई प्रोडक्ट के 2 लाख करोड़ रुपए के वार्षिक यहां से एक्सपोर्ट करवाते हैं यूपी से, अकेले यूपी से। तो जो राज्य 2 लाख करोड़ का केवल एमएसएमई एक्सपोर्ट करता होगा वो कहां से बीमार रहेगा, उसकी सेहत को अपने आप ही स्वस्थ ठीक हो जाएगी। लेकिन इसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेडिकल हेल्थ के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में डायलिसिस की सुविधा हो, और मैं धन्यवाद दूंगा इसके लिए प्रोफेसर धीमन को, उनकी पूरी टीम को, प्रोफेसर नारायण प्रसाद जी को। जब भी कोई पेशेंट आता है, मैंने देखा है कॉन्फिडेंस के साथ लोग बोलते हैं ठीक हो जाएगा, हम ठीक करेंगे, हम इसका उपचार पूरी व्यवस्था करेंगे। मैं कोविड कालखंड में भी देखता था, क्योंकि नई बीमारी थी, हम लोगों के लिए एक नया एक्सपीरियंस था, इतना तेज संक्रमण है, कैसे होगा। ये लोग कहते हैं चिंता की बात नहीं, सब ठीक करेंगे। नोट बना करके लोग मुझे देते थे, हम उसको इंप्लीमेंट करवाते थे। परिणाम क्या था, 25 करोड़ की आबादी में बेहतर कोविड प्रबंधन हम लोगों ने करके दिखाया। कहीं कोई समस्या नहीं, पूरी टीम प्रोएक्टिव होकर के काम की, और जब भी टीम उस रूप में काम करती है तो उसके परिणाम हम सबके सामने निरंतर होते हैं, और उन बातों को लेकर के हमें हमेशा सतर्क रहना होगा। टीम वर्क परिणाम दे सकता है। हम लोगों ने देखा है नेफ्रोलॉजी के बारे में, यहां पे जो चीजें चल रही हैं, जो काम यहां पे किया है, और जो मैं सीकेडी से जुड़े हुए जो भी इस प्रकार के मामले हैं, खासतौर पर क्रॉनिक किडनी डिजीज का, यह एक चुनौती है हम सबके सामने, जिसकी ओर हमारे डिप्टी सीएम से ब्रजेश पाठक जी ने भी आपका ध्यान आकर्षित किया है। यानी बीमारी होने के पहले की सावधानी के लिए लोगों को तैयार करना। क्या हो सकता है, क्या क्या सावधानी होनी है। देखिए होता क्या, लोग पानी बहुत कम पीते, क्या उसकी दिनचर्या को ठीक करके नियमित और संयमित दिनचर्या के प्रति उसको आग्रही बना करके जल का सेवन हम ज्यादा करें, साफ सफाई का, हाइजीन का ध्यान रखें, खान पान किस रूप में होना चाहिए। और ठीक है, हमारे राज्य मंत्री और महेश्वर शरण सिंह जी ने आपसे कहा, अच्छी बात है, अतिथि आएंगे तो स्वाभाविक व्यक्ति पकवान बनाता है, ये जानता है पकवान उसका भी नुकसानदेही भले होगा, लेकिन उसकी अपनी वो होती है। फिर लखनऊ के उसमें तो ये लोग करेंगे, इनकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन एक खाने वाले को भी देखना होगा कि मेरा हाजमा इतना होना चाहिए कि मैं उसको पचा सकूं। और ये चीजें होती हैं, हमें इन बातों को तो ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन यह एक चैलेंज है, क्योंकि जो रेशियो है ये डरावना है। नारायण प्रसाद जी ने जो बात कही है कि लगभग जो टोटल पॉपुलेशन का 10% पॉपुलेशन ऐसी है जो इस सीकेडी के वार्निंग में है, और ये वार्निंग से हम कैसे आए, क्योंकि ये लगातार बढ़ेगा। मैं पिछले 20-25 वर्षों के उसको देखता हूं, मैं देखता हूं इसको कितनी तेजी के साथ इस बीमारी ने अपने पैर फैलाए हैं, बहुत तेजी के साथ फैला है। और अब मुझे कभी कभी बहुत ही भावुक क्षण सबके सामने होते हैं। मैं देखता हूं छोटा सा बच्चा है, 5 साल का, 9 साल का, 12 वर्ष का, असहाय स्थिति में आते हैं मेरे सामने, कहते हैं साहब किडनी खराब हो गई है। डायलिसिस के लिए हम लोगों ने हर जनपद में फ्री सेंटर खोले हैं, पीएम स्कीम के अंतर्गत सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। हम लोगों ने, यूपी ने आयुष्मान भारत में यह भी सुविधा दी है कि अक्सर होता है 2 डायलिसिस के बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता पड़ती है, तो हम लोगों ने उसकी भी सुविधा आयुष्मान भारत में जुड़वाई है कि यह सुविधा उन्हें प्राप्त हो, हीमोग्लोबिन का लेवल मेंटेन रहे, इसके लिए हम लोग उनको यह भी सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। और इतने बड़े पैमाने पर जो ये बीमारी
पैर फैला रही है, इसके लिए अवेयरनेस अत्यंत आवश्यक है। बचाव के उपाय, मिलावट के खिलाफ। इस बार दीपावली के पहले मैंने उत्तर प्रदेश के अंदर अपने विभाग को बुलाया। मैंने कहा भी देखो, ये पर्व और त्योहार के पहले हमें इस बात को सावधानी रखनी पड़ेगी, मिठाई के नाम पे जहर न खिलाने पाए, इनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करें। और मैंने कहा जहां जाओगे पहले इस बात को देखोगे, अगर वह खोआ है, पनीर है, ये बेच रहा है, उससे पूछो कौन सी डेयरी से तुम लेके आए हो। डेयरी में जाके पूछो कहां से गाय है, कहां गाय और भैंस से बताओ। अगर ठिकाना नहीं बनाते हैं सख्त कार्रवाई करो। रिपोर्ट आने के पहले ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। आप आश्चर्य करेंगे, हर दिन एक महीने का कार्यक्रम, कोई दिन ऐसा नहीं था जिस दिन हमने 500 क्विंटल तक खोआ और पनीर को नष्ट न किया। बड़े पैमाने पर, कितने बड़े पैमाने पर आपने देखा होगा। यानी अब कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें मिलावट ना हुई हो, इसके प्रति अवेयरनेस। फर्टिलाइजर, केमिकल और पेस्टिसाइड को क्या हम न्यूनतम कर सकते हैं? जैसे प्रधानमंत्री जी ने नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के बृहद अभियान को चलाया है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में पहले चरण में 34 ऐसे जनपदों को लिया है जो गंगा जी के तटवर्ती हैं, और बुंदेलखंड के हमारे 7 जनपद हैं। इन 34 जनपदों को हम लोगों ने पहले चरण में लिया, जहां पे नेचुरल फार्मिंग को हम इंसेंटिव दे रहे हैं, उनके सर्टिफिकेशन की कार्रवाई को हमने वहां बढ़ाया है। नेचुरल फार्मिंग के प्रति लोगों को आग्रही बनाना, उसके परिणाम आ सकते हैं। दूसरा, दैनिक जीवन में क्या कुछ सावधानी हमें रखनी चाहिए। आपको यहां पे अपने, जो भी आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं, आपकी स्टडी का हिस्सा होना चाहिए, आपका स्टडी का हिस्सा होगा, और लोगों को बताने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि हर एक बीएसटी जो आपकी बनती है, पेशेंट के पीछे के उसमें लोग पढ़ते जरूर हैं उसको, या कहीं भी हो उससे पहले सावधानी करते हुए बोर्ड में भी लिखा जाना चाहिए। समय समय पे राज्य सरकार को अपने सजेशन भेजने चाहिए। राज्य सरकार भी इनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपका संचालित है, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपका ISN कौन का जो नेशनल चैप्टर है, यह इसके बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने कार्यक्रमों के बारे में खूब प्रचार प्रसार करता है। लेकिन इससे, इस प्रकार की बीमारी से, खासतौर पर जो क्रॉनिक किडनी डिजीज है, इससे बचाव के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, अवेयरनेस कैसे कर सकते हैं, पानी कितना पीना चाहिए, एक दिन में व्यक्ति कितना जल का सेवन कर सकता है, कैसा जल होना चाहिए, इन सब के बारे में अगर हम बता सकेंगे, मुझे लगता है बहुत सारे जो आने वाले खतरे हैं हमारे सामने, उन खतरों को, चुनौतियों को हम समाधान करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये बहुत आवश्यक है। और मुझे लगता है कहीं आज के समय में पेशेंट की कमी नहीं, लेकिन इसको एक महामारी बनने से बचाने की दिशा में हमारा एक प्रयास होगा, तो मानवता पर एक बड़ी कृपा होगी आपकी, और मानवता के लिए, खासतौर पर उन बच्चों के लिए कभी अबोध हैं, नाबालिग हैं, जो परिवार की जिनसे एक आशा है, उन बच्चों के लिए अगर हम अभी से इस दिशा में प्रयास प्रारंभ करेंगे तो संभव है बहुत सारी जानें, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को देने में हम सफल हो सकते हैं। उस दिशा में एक बेहतर प्रयास हमारा हो सकता है, और मेरा मानना है कि ये ऐसा प्रयास बेहतर परिणाम लाता है, बचाव का परिणाम बेहतर परिणाम लाता है। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, मैं अक्सर आपको एग्जांपल देता हूं। मैं 5 बार गोरखपुर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था। वहां पे उत्तर प्रदेश के 38 ऐसे जनपद थे जहां पे एक बीमारी थी बच्चों की, इंसेफ्लाइटिस के रूप में। जुलाई से लेकर नवंबर तक प्रतिवर्ष सैकड़ों बच्चों की मौत होती थी।
40 वर्ष में 50,000 बच्चे इस बीमारी की चपेट में आए और मर गए। मैं पहला जनप्रतिनिधि था, पहला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था जिसने पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाया, इसको लेके लड़ा, सड़कों पे लड़ा, लेकिन तब मैं विपक्ष में था। और जब मुझे ही यहां चीफ मिनिस्टर बना के भेज दिया तो अब क्या करें, तो मेरे सामने एक चैलेंज था, क्या करूं मैं। तो खैर तब तक मेरे पास 18-19 वर्षों के संघर्ष का एक अनुभव भी था, क्योंकि मैं सड़क पे ही और संसद में ही आवाज नहीं उठाता था, मैं डॉक्टर्स के साथ बैठता था। तभी क्या होना चाहिए, क्या प्रयास किया जाना चाहिए, संसद में किन मुद्दों को उठाया जाना चाहिए, सरकार का ध्यान किस तरीके से हम आकर्षित कर सकते हैं, इन सभी मुद्दों को। तो मैं आया तो मैंने कहा भी अब तो ये मुझे ही लागू करना है। तो मैंने उत्तर प्रदेश सरकार से जुड़े हुए 12 विभागों को एक साथ बुलाया। मैंने कहा एक साथ कार्यक्रम चलेंगे। हमारा हेल्थ विभाग इसका नोडल विभाग होगा। मैं स्वयं इसकी पाक्षिक मॉनिटरिंग करूंगा, यानी हर 15 दिन में मैं इसकी समीक्षा करूंगा और आप मुझे रिजल्ट उपलब्ध करवाएंगे इन सभी जनपदों की। हमें दोनों प्रकार के कार्यक्रम करने हैं, बचाव के भी करने हैं और उपचार के लिए भी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवानी है। दोनों प्रोग्राम हमारे साथ साथ चले। आप आश्चर्य करेंगे, हमें उस समय यूनिसेफ ने भी, भारत सरकार के साथ साथ यूनिसेफ ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, इन सब ने भी हमें सपोर्ट किया और अगले 2 वर्ष में हमने इंसेफ्लाइटिस को पूरी तरह नियंत्रित कर दिया। आज मैं कह सकता हूं, यानी मुझे अच्छा लगता है जब मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के दौरे पे जाता हूं और जुलाई से नवंबर तक का माह होता है, आज उन चेहरों पर खुशी देखता हूं, बच्चों को खेलते हुए देखता हूं, लगता है हमने कुछ किया है, कुछ योगदान दिया है। यानी कोई पद प्राप्त करके अगर हम कोई योगदान न कर सकें तो पद पर बोझा होता है। हम बोझ नहीं बने हैं, बल्कि हमने कुछ योगदान दिया है अपनी सोसाइटी के लिए, अपने समाज के लिए। और ये बच्चे कम से कम अब जीवित हो सकते हैं। किसी परिवार में आज के दिन पे आशंका नहीं है, वे सशंकित नहीं होते हैं, खुशी खुशी अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं बीमारी से पूरी तरह। और हम लोगों ने उपचार से ज्यादा बचाव पे ध्यान दिया। मेरा मानना है कि जो सीकेडी की चुनौती है, जो वर्तमान में जिसकी ओर प्रोफेसर नारायण प्रसाद जी ने ध्यान आकर्षित किया है, उसका एक भयावह रूप हमारे सामने हमें अभी से चेतावनी दे रहा है। उस चेतावनी के लिए इस नेशनल कॉन्फ्रेंस में, इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में अवश्य विचार होना चाहिए। उसके लिए एक पेपर यहां पे आपके द्वारा तो अपने मैगजीन में, अपनी जर्नल्स के लिए आप देंगे ही देंगे, आपके अलग अलग उससे होंगे ही, आएंगे ही उस प्रकार के पेपर आप पब्लिश करवाएंगे। लेकिन आप भी अपने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव उत्तर प्रदेश सरकार को दीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार उसको लागू करेगी, अवेयरनेस के एक विशेष अभियान को आगे बढ़ाएगी। किडनी क्रॉनिक डिजीज को हम लोगों को महामारी बनने से रोकना है और मेरा मानना है कि नियमित और संयमित दिनचर्या इस दिशा में एक बेहतरीन प्रयास हो सकता है। मैं एक बार फिर से आपके इस पूरे आयोजन के लिए आपको बधाई देता हूं, आयोजन समिति को बधाई देता हूं, प्रोफेसर नारायण प्रसाद जी और उनकी पूरी टीम को, क्योंकि उनके कार्य को मैंने बहुत नजदीक से देखा है और हमेशा उत्साही भाव के साथ काम करते हैं, मजबूत इच्छा शक्ति। जब भी हमने किसी कार्य के लिए कहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, वे हमेशा उपलब्ध रहते हैं, मजबूती के साथ खड़े रहते हैं। उन्होंने कभी भी, यानी अक्सर होता है ना, डॉक्टर पहले चरण में डराता है, लेकिन उनके मन में आप चिंता मत करिए, हम देखेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं, ठीक हो जाएगा, पेशेंट ठीक हो जाएगा। यह आधी बीमारी को समाप्त कर देता है। यानी एक डॉक्टर अगर बोल रहा है तो पेशेंट की आधी बीमारी दूर हो जाती है। वह जो विल पावर के साथ व्यक्ति का एक्सपीरियंस बोलता है, कुछ अच्छा करना है,
वह चीज दिखती है, खुशी होती, तो मैंने कहा भी हम भी जाएंगे। और मैंने उस समय इस बात को जरूर कहा था कि कॉन्फ्रेंस में जितने भी लोग आएंगे, देश से आएंगे, दुनिया से आएंगे, जो भी अयोध्या काशी जाना चाहेगा, ये उत्तर प्रदेश सरकार आपको सुविधा उपलब्ध करवाएगी। हम लोग इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं, क्योंकि आप हमारे अतिथि भी हैं और इतने पुराने यूपी में वापस भी आए हैं। कोहली जी 35 वर्षों के बाद उनको आने का अवसर प्राप्त हुआ। वैसे कोहली जी का जन्म जो है वह ये रावलपिंडी में हुआ था। अब देखो, रावलपिंडी से लखनऊ से फिर चंडीगढ़ चले गए, लेकिन वहां पे अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं ये सोच रहा था पहले कि ऐसा तो नहीं कि कोहली जी अपने धीमन साहब भी चंडीगढ़ से यहाँ आए, तो ऐसा तो नहीं कि पुराने संबंधों को निर्वहन कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने गुरु के लिए खड़ा हूं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि ये आपकी कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, ये इस फील्ड के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी और आपका एक 3 दिवसीय प्रवास आपके लिए यादगार होगा। उत्तर प्रदेश सरकार इस दिशा में आपको हर प्रकार से सहयोग करेगी, आपके हर सुझाव को लागू करने का कार्य करेगी। आप सबके इस पूरी कॉन्फ्रेंस के लिए मैं अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।